brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर के। वैसे तो तबादले काम काज का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन इस बार जो तबादले हुए हैं उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं इसलिए कि इस बार भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को लूप लाइन में एक तरीके से भेज दिया गया है। इसके साथ ही डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारब्या को भी लूप लाइन में भेजा गया है। दरअसल पिछले दिनों भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और स्थानीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच बहस हुई थी। कलेक्टर साहब ने उंगली दिखाई थी तो विधायक जी ने मुक्का दिखाया था। ऐसे ही डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारब्या की शिकायत वहां के स्थानीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने सरकार से की थी। इन दोनों कलेक्टरों को एक तरह से लूप लाइन में भेज दिया गया है। तो सवाल ये है कि कल तक मंत्रियों और नेताओं पर हावी रहने वाले अफसरों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो होता था कि अफसरों से भिड़ने वाले नेताओं को भोपाल बुलाया जाता था और फिर उन्हें समझाकर वापस भेज दिया जाता था। इसके साथ ही सरकार की तरफ से अफसरों को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सरकार की तरफ से अचानक जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों शुरू हो गई है। आज इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव और जय नागरा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल प्रमोद जी आपसे कि आखिर सरकार का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। पहले तो अपने ही विधायकों को बुला करके भोपाल में डांट लगा दी जाती थी, उनको समझाइश दी जाती थी, लेकिन अब ऐसे अफसरों पर गाज गिरनी एक तरीके से शुरू हो गई है जो जनप्रतिनिधियों से खराब व्यवहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये अपेक्षा जब ये घटनाक्रम घटे थे तभी से की जा रही थी कि जो जिलाधीश हैं उनका यथाशीघ्र स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी की सरकार जो है वो किसी निर्णायक की स्थिति पर नहीं पहुंची और एक सामान्य प्रक्रिया में लेते हुए, क्योंकि कोई 2 कलेक्टरों के स्थानांतरण नहीं हुए हैं, एक थोक सूची आई है, उसके अंतर्गत इनके तबादले किए गए हैं, जिससे कि आम जनता में और प्रशासन के बीच, प्रशासन के अन्य अधिकारियों के बीच यह संदेश ना जाए कि जो विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार परस्पर एक दूसरे का जो भी हुआ था उसको लेके स्थानांतरण किए गए हैं। तो मोहन यादव जी ने एकाएक एक चतुराई बरतने की कोशिश की है कि जिससे ये कि किन्हीं आईएएस को या जिला कलेक्टरों को दंडित किया गया है। दरअसल जो घटनाक्रम घटे थे वो निश्चित ही समाज में जब उनके वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो उनका असर निश्चित ही खराब हुआ था। उसमें राजनेताओं मतलब विधायकों को भी लोग दोषी बता रहे थे और कलेक्टर के व्यवहार को भी दोषी बता रहे थे। अब बुलाया तो दोनों को गया था, जैसे ओम प्रकाश धुर्वे जी को भी भोपाल बुलाया गया था और जो नरेंद्र सिंह जी हैं भिंड के विधायक उनको भी बुलाया गया था। और ऐसे बाद में समाचार भी छपे थे, जानकारियां आई थी कि दोनों को डांटा गया है, समझाया गया है और आगे से इस तरह का व्यवहार ना करने के लिए कहा गया है। लेकिन लगातार राजनीतिक लोग जो है वो मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब मोहन यादव जी को लंबा समय 1.25 साल के करीब हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो मैं मानता हूं कि विधायकों पर इतना प्रभावशाली नहीं है कि उनके कहने भर से विधायक मान जाएं। जो विधायक हैं इस समय वो मोहन यादव जी पर बराबर दबाव बनाए हुए थे कि जिलाधीशों को बदला जाए। तो अब क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो भी राजनीति में मंत्री वगैरह हैं, तो वो एक प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर भी चलना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो भाजपा की जो सरकार चल रही है इस समय वो प्रशासन के जरिए ही चल रही है। अभी उसका शिवराज सिंह चौहान जी की जैसे सरकार थी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने में आता था कि जो लगता था कि इस काम को शिवराज सिंह चौहान ने ही किया है।
लेकिन मोहन यादव जी 1.25 साल से सत्ता की सिंहासन पर हैं। उनका मैं जो मानता हूं कि एक भी प्रकरण ऐसा देखने में नहीं आया है कि जिसे कहा जा सके कि ये जो योजना है, कल्याणकारी योजना है या प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण काम है या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण काम है, तो वो इनके द्वारा लिया गया है। इनका जो मुख्य काम रहा है कि वो इस मद में पैसा बढ़ा दो, इसमें शिक्षा कर्मियों को दे दो, अन्य कर्मचारियों को दे दो, टीए डीए और जो भी होते हैं, मतलब उस तरह के उनके काम रहे हैं जो एक तरह से साधारण काम होते हैं और जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत चलते रहते हैं। तो उनका व्यक्तित्व, जो उन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव में नहीं है। एक नेता जो होता है बड़ा, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ है, उसका एक नैतिक दबाव भी अपने नीचे काम करने वाले अधीनस्थ लोगों पे होता है। तो वो दबाव उनका दिख नहीं रहा, इसलिए जो विधायक हैं वो लगातार इस तरह के दबाव बनाए हुए हैं जहां भी इस तरह की घटनाएं देखने आ रही हैं। दूसरा, इस समय क्या हो रहा है कि जिलाधीश ही नहीं, अन्य छोटे स्तर के भी कर्मचारी हैं, उसमें डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, एसडीओ हैं, और यहाँ तक कि जो आबकारी और आरटीओ के अधिकारी हैं वो भी इस समय जनता के साथ उद्दंड व्यवहार बरत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मतलब पटवारी तक उद्दंडता का व्यवहार बरत रहे हैं और लगातार एफआईआर हो रही है लोगों के विरुद्ध। जबकि तो मेरा एक सवाल है, जय जी से पूछूंगा। हालांकि आप दोनों मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशक हो गए आपके पत्रकारिता करते हुए मध्य प्रदेश में, तो क्या ये जो अफसरशाही अभी जनप्रतिनिधियों पे हावी है, ये क्या पहले के सरकारों में भी होती थी? आशुतोष जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये जब भी सरकारें ओवर पावर्ड होती है, जब बहुमत के साथ होती है, तो ये स्थिति बनती है। मैं दिग्विजय सिंह जी की बात करूं तो तब भी ये होता था कि वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पूरी एक मुख्यमंत्री और सीधे प्रशासन चलता था। विधायकों में तब भी फ्रस्ट्रेशन था और अभी की स्थिति तो और खराब हो गई है। वही स्थिति राज्य के शासन में भी थी। वो सीधे कलेक्टरों के साथ सामंजस्य करते थे और बड़े अधिकारियों के साथ में, यहाँ तक कि जो बीच चैनल थी, कलेक्टर जो प्रशासनिक जो चैनल होती है उसको बुला दिया गया था। वे कलेक्टर सीएम चीफ सेक्रेटरी से बात करे, वो पीएस से करे, कमिश्नर से करे और कलेक्टर से। ऐसी ये सारी प्रक्रिया पहले से टूट चुकी है। अब मुख्यमंत्री सीधे कलेक्टर से बात करते हैं, सीधे एसपी से बात करते हैं और बीच की सारी चैनल गायब है। और इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। मैं इसका एक अभी ताजा उदाहरण बताऊं। यहाँ पे जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, बीजेपी की हैं, वो 2 बार अपना बड़ा फ्रस्ट्रेशन इस हद तक आया कि पब्लिक के सामने आई और उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि धरना देके बैठी है सभी, लेकिन अधिकारियों ने उसके कान पे जू तक नहीं रही। उन्हें पता था कि इन विधायकों की कोई बखत नहीं है, इन नेताओं की कोई बखत नहीं है, क्योंकि सीएम तक उनका सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन मैं केवल विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर तक का फ्रस्ट्रेशन हमने देखा है कि उनके पास कोई पावर नहीं है। हर छोटे से छोटा निर्णय यदि मुख्यमंत्री अकेले लेंगे तो उसका रिपरकेशन तो आएगा। नीचे भारी फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और मंत्री तक फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं। हमने कई मंत्रियों के जो बहुत उल्टे सीधे बयान देखे, चाहे वो पंचायत को लेकर के हो, विकास को लेकर के हो, या किसी और। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है और पूरा पावर केंद्रीकृत हो गया है। लेकिन अभी जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो बदलाव की, केंद्र सरकार भी जिस तरह से विपक्ष के प्रेशर में आई है, ये कम किया या कई निर्णय बदले हैं, वो कहीं ना कहीं एक घबराहट है बीजेपी में और उन्हें लग रहा है कि अब केवल चेहरों की बूते मुश्किल है, कुछ ना कुछ हमको थोड़ा सा, तो फिर वो कहीं पुरानी अपनी लौट रहे हैं और लग रहा है कि नहीं, विधायकों को भी संभालना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भी संभालना पड़ेगा, इसलिए कहीं वर्किंग में बदलाव आ रहा है। दूसरा संगठन भी जी हाँ, बोले नहीं, मैं दूसरा मध्य प्रदेश में संगठन में जिस तरह से बड़ा बदलाव आया है, खासतौर पे हेमंत खंडेलवाल के आने के बाद,
वो बड़ा अच्छे से समन्वय कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पार्टी सत्ता और संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय बने ताकि वो उसको ठीक से कर सके। और इसीलिए देखिए कि आपने इसके पहले एक विधायक के पुत्र ने गड़बड़ की तो प्रदेश अध्यक्ष ने बुला कर उनको डांट लगाई। तो मुझे लगता है कि वो जो एजेंसी जो बीच में जो संगठन है वो भी पूरा सत्ता के अधीन हो गया था। वो एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि संगठन कहीं ना कहीं सत्ता के समानांतर खड़े दिखता है और इसलिए शायद अब मुख्यमंत्री पर एक दबाव बन रहा है। तो मेरा अगला सवाल संगठन से जुड़ा हुआ है और चूंकि प्रमोद जी शिवपुरी से हैं, चंबल इलाके से आते हैं, तो सवाल भी सिंधिया से जुड़ा हुआ है। सिंधिया गुट और जो बीजेपी के पुराने नेता हैं उनके बीच अभी सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है। हालांकि बोलते हैं कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, बहुत अनुशासन होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन इसके बावजूद भी गाहे बगाहे सिंधिया गुट के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है प्रमोद जी? प्रमोद जी आप म्यूट हैं। सिंधिया गुट और जो भाजपा के मूल नेता हैं उनमें तालमेल नहीं बन पाया, समन्वय नहीं बन पाया है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका एक कारण यह है कि सिंधिया जी इस जहां भी उनका महत्व है, जहां उनका प्रभाव है, उस पूरे क्षेत्र में केवल उन लोगों को महत्व दे रहे हैं जो उनके साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। एक सबसे बड़ा कारण है। आज शिवपुरी जिले का जब अध्यक्ष का चयन होना था तो उन्होंने अंततः उन्हीं को बनाया जो उनके साथ आए थे, जाटव जी। तो इस तरह का वो निर्णय लगातार ले रहे हैं और वही लोग उनके प्रभारी मंत्री हैं। जैसा संसदीय क्षेत्र जो गुना शिवपुरी है उसमें उनका जो भी उन्हीं के लोग हैं जहाँ प्रमुख पदों पर, चाहे वो जिला अध्यक्ष का पद हो या अन्य सरकारी पद हो जिनमें मनोनयन होता है, उन्हीं के लोग हैं। अन्य लोगों को वो नहीं अपने साथ में ले पा रहे हैं। ये उनके कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके लोग हैं वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश शासन में, उन्होंने अभी बीच में कहा था कि मेरी कलेक्टर और कमिश्नर नहीं सुनते हैं। मतलब ग्वालियर के कलेक्टर और ग्वालियर वो तो कैबिनेट मीटिंग में ही उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि ग्वालियर नरक हो गया है, और इसका समर्थन भी किया था प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने। जी जी, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। मतलब कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, और इस तालमेल का नहीं बैठने का एक कारण ये भी है कि जो स्थानीय नेता हैं, जिनके नेतृत्व में नीचे लोग हैं, उनका भी कलेक्टर और कमिश्नर के साथ उन्होंने ऐसा कह रखा है, जो मतलब अनऑफिशियली बात आती है कि जो मैं कहूं वही काम हो, या उन्होंने एक नेता को नियुक्त कर दिया है कि ये जो कहें उनके काम हो। इस वजह से भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और इस तरह की जो स्थितियां हैं देखने में आ रही हैं। दूसरा, ये पूरा जो चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र है, इसमें नदियां बहुत हैं और नदियों में रेता बहुत है, और यहाँ सारे नेता जो है वो रेत के उत्खनन में लगे हुए हैं, और रेत के उत्खनन को लेकर फिर अखबारों में, मीडिया में, सब में समाचार आते हैं। भिंड कलेक्टर वाला मामला भी जो था वो तो लेके गए थे, खाद को लेकर के कलेक्टर ने आरोप लगाना शुरू कर दिया रेत को लेकर के। हाँ, तो ये है, मतलब लोग, क्योंकि जो नेता अवैध उत्खनन से जुड़े हुए हैं, तो यदि वो कलेक्टर पर दबाव बनाएंगे तो किसी और प्रकरण को लेके बनाएंगे। खाद का जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, और किसानों को खाद की आवश्यकता रहती है, और वो एक साथ बहुत बहुसंख्यक किसानों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। तो कलेक्टर पर दबाव इसी मुद्दे को लेके बनाएंगे। लेकिन जैसा कि बाद में समाचार पत्रों में और सब जगह आया कि रेत के खनन से वहां के लोग, नेता लोग जुड़े हुए हैं, और यही कारण, और सीधे जो शिकायत होती है, अखबारबाजी होती है, उसका सामना कलेक्टर को करना पड़ता है। तो कलेक्टर उस सामना करने में, चूंकि कलेक्टर खुद जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि कलेक्टर को किसी नदी में रेत का खनन हो रहा है तो कलेक्टर तक जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी है, लेकिन चूंकि वो पावरफुल लोग हैं, उनका सीधे सत्ता में दखल है, मंत्री हैं, विधायक हैं, और वैसे आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम और संपन्न है।
तो और लगातार उनकी मशीनें जब्त हो रही हैं। अभी शिवपुरी में ही परसों हमने कल आज तक MP तक पे स्टोरी चलाई है, शिवपुरी में ही एक अवैध उत्खनन को फॉरेस्ट वालों ने पकड़ा, उन पर गोली तक चलानी पड़ी, हवाई फायर करना पड़ा। तो ये स्थितियां पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। और इस समय क्या है कि इसके कारण जो भी नेता हैं ज्यादातर उनकी रुचि जन अभिरुचि के कामों के बजाय अवैध उत्खनन से जुड़ गई है, जो कि एक प्रशासन और नेताओं के बीच टकराव का कारण बन रही है। और इसको सभी लोग नजरअंदाज किए हुए हैं। ये शिवराज जी के समय भी थी, दिग्विजय सिंह जी के भी समय थी, लेकिन उस समय फिर भी एक दायरे, एक मर्यादा के अंतर्गत थी। अब ये बात बिल्कुल अमर्यादित रूप में है और लगातार हो रही है। यदि आप नदियों के किनारे से गुजरें, जिन नदियों में रेता है, सिंध नदी के किनारे, तो आपको दर्जनों डंपर लाइन में लगे दिखाई देंगे रेत भरने के लिए और तमाम भरे हुए सड़क पर चलते हुए। तो ये इन स्थितियों के वजह से टकराव हो रहा है। और जो बात आई है जैसे भिंड कलेक्टर को और तो उसका जो मुद्दा बाद में सामने आया कि मूल बात ये थी, तो ये वास्तविकता है। नेहा मारव्या जो है वो थोड़ी सख्त कलेक्टर हैं शुरू से, और वो ज्यादा समय कहीं भी रह नहीं पाई हैं, 7-8 महीने 10 महीने मुश्किल से रही। शिवपुरी में भी वो उनका कार्यकाल इतना ही रहा था, क्योंकि वो उनका मिजाज कुछ भिन्न है, समन्वय करने की स्थिति में नहीं होती है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती। वो उनका कहना जो होता है कि ये कानून है, इस कानून के अंतर्गत आप इसको लाइए, प्रक्रिया इसकी पूरी करिए और फिर मैं काम करने को आगे तैयार हूँ। और वो संभव नहीं है इस तरह के काम। तो ये टकराव लगातार बढ़ रहा है और इस टकराव के चलते आगे हो सकता है कि भले ही कांग्रेस कमजोर है, लेकिन इसका लाभ वो भविष्य में उठा सकती है कि कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को, जीतू पटवारी जी जो अध्यक्ष हैं लगातार उठा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी अच्छे अध्यक्ष हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो अपने अधीनस्थों पे उतना दबाव बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, अभी कहा नहीं जा सकता। तो अगला सवाल मेरा जय जी से है कि अक्सर ऐसी अटकलें लगती है, ऐसी खबरें आती हैं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नाराज हैं, हालांकि कोई मंत्री कुछ बोलता नहीं है। तो ये खबरें आखिर प्लांट कहाँ से होती हैं, बाहर कैसे आती हैं कि मंत्री जी नाराज हैं? नहीं, मंत्री जी के बयानों से ही आती है। अब मैं आप देखिए, सबसे पहले तो जब शिवराज जी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और तब उनकी पीड़ा सामने आई थी कि पोस्टरों से मेरे फोटो गायब हो गए। जब आप ये कहते हैं तो निश्चित रूप से आपने अपनी पीड़ा को खुद जाहिर किया है। ठीक है, फिर बाद में आप भले पैचअप करते हैं या उस बयान को मेरे कहने का आशय ये नहीं था। इसी तरह का प्रहलाद पटेल जो है वो जब ऐसा नहीं है क्या आपको कैसे आप करिए, तो उनके जब गुस्से में बयानों में चीजें आती हैं, देखिए मीडिया या पब्लिक में कोई भी चीज जहां भी आग होती है वही धुआं निकलता है। तो इस तरह से सारी चीजें इवन कैलाश विजयवर्गीय जी के लेकर के, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो लंबे समय तक नगरीय प्रशासन के बहुत सारे मामलों में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था मुख्यमंत्री करें, यहाँ तक कि छोटे मोटे। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो पहले दिन से है, और जब देखता हूँ तो मुख्यमंत्री हर काम में सारे निर्णय खुद लेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन है। अब विधायकों की तो वाकई बुरी स्थिति है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उनके पास उपलब्धियां गिनाने को नहीं है। अब इवन सोशल मीडिया पर वो अपने आप की उपलब्धियां, किसी की शादी में शामिल हो गई, किसी के अशोक बैठक में हो गए, ये इनकी पोस्ट है। इससे आप अंदाज कर सकते हैं इनके पास में अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, कोई काम करने का बताने को रिकॉर्ड नहीं है, और न ही उनके ऊपर कहीं सुनवाई हो रही है। जाते हैं एक फोटो खिंचवा करके आ जाते हैं। अब विधायक भी जानते हैं। अच्छा, अब ये बात भी है, बहुत सारे विधायकों को पता है कि अगली बार वो रिपीट नहीं होंगे, तो उनका भी प्रमोद जी ने कहा कि देखिए आपके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं और आप आरोप कुछ और लगाते हैं। उनका भी कुल मिलाकर के ये है कि ये जो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है उसमें से कुछ लोटे हम भी निकाल लें, तो इंटरेस्ट तो वही होता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से जब प्रशासन के साथ नहीं पटरी बैठ पाती अधिकारियों के साथ, तो वो कारण कुछ और गिनाए जाते हैं, तो निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। और यही वजह से प्रशासन भी, क्योंकि प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है ऊपर, तो सीएम भी जानते हैं कि ये इनकी विधायकों की नाराजगी की असली वजह क्या है और क्या है। तो इस तरह की स्थितियां बनी है। दूसरा, गुटी विवाद भी बीजेपी में उतने हो गए तो कभी कांग्रेस
बहुत हुआ करते थे, बल्कि कुछ हद तक उससे ज्यादा। वो एक अलग पीड़ा है, क्योंकि किसी सांसद की विधायक नहीं बन रही है, किसी विधायक की महापौर पे नहीं बन रही है, जबकि सारे महत्वपूर्ण पदों में इस समय बीजेपी के लोग हैं, लेकिन इनके आपसी खींचातानी वो भी पब्लिकली सामने आने लगी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में भी इस समय बहुत सारी दिक्कतें हैं। जहां पे पास पावर है वो ओवर पावर्ड है, जिसके पास नहीं है वो पद पे रह करके भी अपने आप को बड़ा बेबस पा रहा है। तो ये जो बहुत कुंठाएं हैं वो कहीं ना कहीं तो निकलती हैं किसी रूप में। तो मुझे लगता है कि ये जब आती है तो तभी हम लोग मीडिया तक आती है, सोशल मीडिया तक आती है, सब लोग ये चर्चा का विषय बनते हैं। तो जी। मेरा ये आखिरी सवाल है कि जो अभी जो कार्रवाई हुई है, हालांकि ये एक तरीके से सामान्य जो कामकाज है उसमें ट्रांसफर होता रहता है, तबादले होते रहते हैं, लेकिन क्या जो इन दोनों खास करके जो भिंड कलेक्टर हैं उनको लूप लाइन में भेजा गया है, तो क्या इससे अब अफसरशाही का जनप्रतिनिधियों पे दबाव कुछ कम होगा, अफसरशाही कुछ कम होगी मध्य प्रदेश में? एक जवाब आप दीजिए दोनों। देखिए, अफसरशाही पर दबाव, कई अफसर तो ऐसे होते हैं कि जो इस तरह का सामंजस्य बैठा के चलते हैं कि दबाव महसूस ही नहीं होता। कुछ जो उनमें वाक चातुर्य होता है, कई वाकपटुता होती है, तो उसके चलते वो विधायकों को और अन्य नेताओं को, पत्रकारों को अपने फेवर में कर लेते हैं और अपनी पद पर भी बने रहते हैं और अपनी गरिमा को भी बनाए रखते हैं। तो कुछ तो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ हैं जो हेम का टकराव जिनमें होता है, तो वो उस तरह के, जैसे संजीव श्रीवास्तव जी हैं या नेहा मारव्या जी हैं और कुछ लोग भी हैं, तो वो जब उनकी जैसे तालमेल नहीं है किसी नेता से और वो उन पर ऐसे काम के लिए दबाव बना रहा है जो कानून के अंतर्गत उचित नहीं है, तो फिर वो उसको लेके टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थितियां चलेगा ऐसे ही, लेकिन इस समय थोड़ी उद्दंडता बढ़ी है, नेताओं में भी बढ़ी है और अधिकारियों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या तो मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत कलेक्टरों से बात करें कि इसको सार्वजनिक ना हो इस तरह की चीजें। दूसरा एक और क्या बात हो गई, चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर हाथ में कैमरा है, तो और नेता जब किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनके साथ 4, 6, 10 लोग होते हैं, तो उनका और मोबाइल उनके तैयार रहते हैं। तो ये चीजें पहले तत्काल छिप जाती थी, यदि होती भी थी तो प्रमाणित नहीं हो पाती थी। आज क्या है कि उसका जब वीडियो वायरल हो जाता है तो वो वीडियो अपने आप में एक साक्ष्य है, तो उस वजह से वो चीजें ज्यादा उसमें आ जाती हैं। जहां तक ये इनको लूप लाइन में भेजने का सवाल है दोनों जिलाधीशों को, तो लूप लाइन जैसी चीज का सामना जो है ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारियों को कभी ना कभी करना होता है, और आगे हम देखेंगे कि साल 6 महीने के भीतर ही उनको फिर किसी महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति आईएएस के साथ बनती नहीं है कि वो एक लंबे समय तक लूप लाइन में रहें। पर कई कलेक्टर की ऐसी योग्यता भी होती है आईएएस की कि उनको महत्वपूर्ण पद, जिम्मेवारी का पद देना होता है जिससे कि कार्य गति पकड़े। तो ये एक, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने समझदारी बरतते हुए एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उनका तबादला किया है कि जिससे जनता में है संदेश ना जाए और जो विपक्षी दल हैं वो भी एकदम है नहीं कह पाए कि उनको दंड स्वरूप हटाया गया है। तत्काल हटाते तो उसको दंड स्वरूप स्थिति माना जाता। उसके पहले भी लिस्ट आई थी, इसके पहले भी एक लिस्ट आई थी, उसमें किसी का नाम नहीं था, तो चर्चा चल रही थी कि इन नहीं था। जी कि इन पर गाज गिरेगी। अब गाज जैसी बात नहीं रह गई है। एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत लाकर मोहन यादव जी ने एक चतुराई का काम किया है प्रशासनिक दृष्टि से, और आगे उनको फिर वो 6 महीने के भीतर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, संजीव श्रीवास्तव जी को तो महत्वपूर्ण पद पर बिठा सकते हैं क्योंकि उन्हें ठीक कलेक्टर माना जाता है। जी हाँ जी प्रतिक्रिया। ये बात सही है। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं प्रमोद जी के पास से सहमत हूँ कि अधिकारियों में भी फर्क होता है कि कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं और वो चीजों को अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकारी जो फ्रेश आईएएस आते हैं उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि लोगों से वो ठीक से बात नहीं करते, और ये जो व्यवहार कुशलता का अभाव है इसी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए, बहुत जो समझदार होते हैं अधिकारी, वो विधायकों को भी बैठा करके अपने तरीके से कन्विंस करा लेते हैं, लेकिन जब संवाद टूटता है तब इस तरह की बहुत ही अप्रिय स्थिति आती है कि आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। देखिए, यही यदि जो बात जो भिंड का मामला आया, यदि कलेक्टर इतना सा कम से कम समझदारी दिखा देते
कि विधायक से कहते हैं कि आप अंदर आइए, हम बैठ के बात करते हैं। जी, तो जी, शायद उस पे तमाम तरह की टिप्पणियां भी उस समय आई थी कि कलेक्टर साहब 100 लौट के बाहर आ रहे हैं एकदम राजाओं के जैसे, उसके बाद ऐसे बात करना। चलिए विधायक है, उनको अंदर बुलाते, कम से कम वहां बैठ के बात कर लेते, तो ये सब चीजें नहीं आती। जी और सामान्य व्यवहारिकता की। और जब आप ये सारी चीजें करते हैं, देखिए मैं ये बात सही है कि नेता भी उद्दंड हो रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं इतना ईगो अपना पाले हुए है, उसे लगता है कि उसने किसी अपने सीएम से या किसी बड़े नेता से उसके यदि संबंध है या वहां से वो आश्वस्त है, तो वो विधायकों को बिल्कुल कुछ समझता नहीं। और कई बार आप मतलब विधायकों को आप कई घंटे बिठा देते हैं वेट करने के लिए, तो शायद स्वाभाविक तौर पे जितना ये खुलापन होगा, लोगों के साथ आप सहज होंगे, उतनी आपको दिक्कतें कम होंगी और स्मूथली ये सारी चीजें होंगी। और खासतौर पे जब आप सार्वजनिक जगह पे हैं तो ये व्यवहार कुशलता तो होनी चाहिए, और तभी आप काम कर पाएंगे। देखिए लोगों को यदि आपने तो ठीक से व्यवहार नहीं किया तो निश्चित रूप से काम करने में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे वही मैच्योरिटी की कमी है या वो एरोगेंसी है ज्यादा जो व्यवहार में आ रही है, इसको तो नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये यदि नहीं होगा, और इवन विधायकों को भी इस कार्य के लिए बाकायदा इनको प्रशिक्षण की जरूरत है कि आप अपनी बात किस तरह से करें, कैसे करें, ताकि सार्वजनिक रूप से उसकी हालांकि प्रशिक्षण तो इन ट्रेनिंग कैंप तो इन्होंने आयोजित किया था जो बयानबाजी को लेकर के नर्मदापुरम में, आपको याद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बयानबाजी बीजेपी नेताओं की चलती रहती है, उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ा नहीं। जी हाँ, ये बात सही है कि मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि दोनों तरह से जरूरत है। इधर ब्यूरोक्रेसी को भी कुछ प्रशिक्षण की जरूरत है कि आपका, देखिए जब मैं वही कहा कि जब कहीं कुछ लोग ज्यादा अपने आप को ओवर पावर्ड हो जाते हैं तब ये दिक्कतें आती हैं। और यदि हम पावर को सेंट्रलाइज करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन रहेगा। हम दिखावा करते हैं डिसेंट्रलाइज करने का, लेकिन हकीकत ये होती है कि जो सीएम, जो सुपर पावर होता है, जो सुपर सीएम लोग कहलाते हैं, तो वो सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित कर लेते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन इस रूप में आता है। यदि हमारा सिस्टम बना है, वो यदि सिस्टम ठीक से चले तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना आए। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से एक तो आपकी भाषा, आपका व्यवहार मर्यादित होना चाहिए और हर बात को ठीक तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित होगा, तभी जाकर के जनता की भला होगी, जनता की भलाई होगी, जनता के काम होंगे। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।